हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेज में हम लोग इसके पहले के संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता जो कि भाग 2 का पार्ट है, उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स जो कि भाग 3 में है, और टीपीएसपी जिन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें जो कि भाग 4 में है, इनको कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने इन सब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप लोग उनको देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बेसिकली जो मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये कैसे हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस हुए, इनके क्या क्या यूज़ हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज की क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो है कि इसको किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो हम कहेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी, तब केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में FD लिख रही हूँ, अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब जोड़ी गई थी तब ये 10 FDs थे। ठीक, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2002 में लागू हुआ था, 86th अमेंडमेंट, ठीक है, 2002 में लागू हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है जब 21 का में जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट्स में, तब यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हम एक एक कर करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया उसका मैं एक बार शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने में आसानी हो, और क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद रखेंगे आप लोग, और मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स और जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र घोषित हुए थे, गणतंत्र बने थे, उस समय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ठीक है, इनिशियली 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस किस के लिए होती हैं, क्या क्या कैसे फॉलो होंगे ये। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, नागरिकों के लिए होती हैं, जो भारत के नागरिक हैं केवल उनके लिए होते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं कहाँ से प्रेरित हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, वहाँ से प्रेरित है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हम देखेंगे
फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है नॉन जस्टिशिएबल हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई पालन नहीं करता है तो उसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होता है, यदि नागरिक हैं हम भारत के, तो हमें अगर अपने अधिकार चाहिए, इफ़ वी आर आस्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट्स, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू कंप्लीट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑल्सो। ठीक है ना, कि यदि हमें अधिकार चाहिए तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना होगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ये नागरिक के ऊपर है वेदर कि नागरिक उसका पालन करे या ना करे, लेकिन यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटी ऐसी है जिसका कि कानून बन गया है, ठीक है, वो कानूनी तौर पर उसका पालन करने के लिए लागू कराया जा सकता है, मतलब कोई फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने पिछली क्लास में डीपीएसपी पढ़ा था। डीपीएसपी में क्या था, वो राज्य के लिए बेसिक निर्देश थे कि जो राज्य जब अपना नीति निर्माण करेगा, पॉलिसीज़ बनाएगा, तो उसमें उन पॉलिसीज़ बनाएगा तो डीपीएसपीज को शामिल करेगा। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद 40 जो आर्टिकल 40 है उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या था, अनुच्छेद 40 में था पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन था तब जब 73वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, 1992 में जो हुआ था, 1992 में 73वां संविधान संशोधन के पहले जब ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तब ये राज्यों के ऊपर था, जैसे जो भी राज्य हैं भारत के, उनके ऊपर था कि वे पंचायतों का गठन करें या फिर ना करें। लेकिन जब ये 73वां संविधान संशोधन हो गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिल गया, तब अब प्रत्येक राज्य को ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है कि प्रत्येक राज्य जो है पंचायतों का गठन करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि जिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करने के लिए कानून बना है, उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य तो है ही। यदि वह नागरिक जिसका कानूनी तौर पर वो जो ड्यूटी है वो लागू है, उसका पालन नहीं करेगा तो उसके लिए जुर्माना या सज़ा भी हो सकती है। जैसे पर्यावरण की रक्षा करना या फिर पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है और पर्यावरण का संरक्षण जो है ये कानून भी है। ये पर्यावरण एक्ट जो है उसके अंतर्गत ये कानूनी तौर पर लागू है कि कोई व्यक्ति पर्यावरण को गंदा नहीं करेगा और उसको स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण को गंदा करने का प्रयास करता है, उसको ख़राब करता है, तो उसको वहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, सज़ा का प्रावधान है और वहाँ पर जुर्माना भी हो सकता है। जैसे आप देखिए कि जब धान की कटाई होती है, धान की कटाई के बाद पराली जलाने के, जो धान की कटाई हो गई, गेहूं की कटाई हो गई, फसलों की कटाई के बाद जो पराली जलाने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। फसल जब कटती है उसके बाद जो हरियाणा और दिल्ली का इलाका है, कहीं वैसे तो मोस्टली सभी जगह होता है, लेकिन वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग के केसेस आना, मतलब स्मॉग की शिकायत हो जाती है वो पराली जलाने की वजह से। वहाँ पे तो वैसे ही ऑलरेडी इतना सारा पोल्यूशन हो रखा है, पराली होती है तो हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में जब जलाई जाती है तो उधर बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है, स्मॉग के जो है स्थिति बढ़ जाती है। तो ये एक अब यहाँ पे पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो जो है इसको नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर इन चीज़ों को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस पे कानून भी बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये जो भी मैंने चर्चा की है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो जो अब ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। 42वें संविधान 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भाग 51 का में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य दिए गए हैं 11 कर्तव्य, अब हम उनको एक एक कर करके देखते हैं।
तो जो पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। आदर्शों जैसे जो हमारे देश के आदर्श हैं, स्वतंत्रता, संप्रभुता और भ्रातृत्व की भावना जो है, इस तरीके से हम उनका आदर करें। संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, न्यायालय हो गए, और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान इत्यादि का भी आदर करें। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हम लोगों को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारा त्याग किया, बलिदान किया, ठीक है, और बहुत ही संघर्ष किया, उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता प्राप्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके आदर्श रहे होंगे, उनके भी सपने होंगे कि जो हमारा स्वतंत्र भारत है वो किस प्रकार का होगा, उन्होंने काफ़ी सारे आदर्श संजोए होंगे। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह उनका आदर करे और उनको अपने हृदय में संजोए रखे, ठीक है। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे। चौथा देखेंगे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देश की रक्षा करे, अर्थात जो हमारे हम अपने देश की रक्षा करने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, यदि यहाँ पे इसका अभिप्राय इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, युद्ध की स्थिति होती है या कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए जब देश को नागरिकों की ज़रूरत हो, तो हम देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, मना नहीं करेंगे हम, ठीक है, मना नहीं कर सकते। अगला देखेंगे, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ ये समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारा भारत देश है, हम यहाँ पर बहुत ही विविधता है, ठीक है, बहुत सारी हमारी संस्कृति के अनेक रंग हैं, हम लोग अनेकता में एकता का एक जीता जागता स्वरूप हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग आपस में समरसता बनाए रखें। धर्म, भाषा और स्थान, जैसे हम रहते हैं ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म के लोग, भाषा अलग अलग, जैसे क्षेत्र बदला तो भाषाएं भी बदल गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आगे हटकर भ्रातृत्व की भावना के साथ रहें और किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, और जो परंपराएं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं उनका भी हमें त्याग करना चाहिए। ऐसा ये फंडामेंटल ड्यूटी हमारी कहती है। स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, वुमेन एम्पावरमेंट में हिस्सा लें। अगला देखेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो जो हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करें। प्राकृतिक पर्यावरण, देखिए अभी ये जो बात हमने ऊपर डिस्कस की थी कि पर्यावरण की रक्षा करना ये कानून है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, जैसे जो टाइगर कंजर्वेशन चल रहा है, ठीक है, जो हाथी संरक्षण योजना चल रही है, और जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए भी सरकार ने जो कानून बनाए हुए हैं। तो यदि कोई व्यक्ति है जिसका शिकार बैन है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई इंडेंजर्ड लिस्ट का जो भी प्राणी है, कोई जानवर है, उसका यदि शिकार करता है और उसका शिकार बैन है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान हम जो एक्ट है, जो कानून है वो करता है। तो इसका, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। नदियों की भी रक्षा करें, जैसे गंगा बचाओ, जो गंगा स्वच्छता अभियान चलता है, नदियों को साफ करने के लिए जो चल रहा है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य तो है ही, साथ ही साथ ये इसको कानूनी दर्जा भी मिला हुआ है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें हम, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं या ऐसी कोई परंपरा जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है उसका त्याग करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं। मानववाद को बढ़ावा दें, उसका सुधार करें, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक को इसका पालन भी करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अच्छा, ये इस बात पर भी मतलब इस कर्तव्य, ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है ही, इसके साथ साथ ये कानून, ये जो बात यहाँ पर कही गई है इसके लिए कानून भी बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को जो है नुकसान पहुँचाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसको जेल भी हो सकती है।
10वां मौलिक कर्तव्य जो है उसको देखेंगे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को ले। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल अपने लिए ही प्रयत्न नहीं करें, हमारे राष्ट्र की जिसमें उन्नति हो, इस तरीके के काम हम लोग करें। अब जो 11वां हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो है जो कि जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। वो क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक जो भी है बच्चे का, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो अभी हमने ये ऊपर डिस्कस किया था कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और मूलतः संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, वो ये फैक्ट मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए थे किसकी अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। और कहाँ से प्रेरित है, ये रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। इनिशियली 10 जोड़े गए थे, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अच्छा, अब एक JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी 1999 में। JS वर्मा कमेटी जो संवैधानिक मौलिक कर्तव्य हैं इनको प्रभावी बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इनको कैसे प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके, और इसी के अंतर्गत ही आगे चल करके जो भी कानून बने हैं कुछ मौलिक कर्तव्यों को पालन करवाने के लिए, वो JS वर्मा कमेटी के सजेशंस पर ही बने हैं ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे मौलिक कर्तव्य समाप्त होते हैं, ख़त्म होते हैं। हमने ये देखे 11 मौलिक कर्तव्य थे। आई होप आज की ये जो क्लास है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों, ये छोटा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पिंग कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगी। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।